नमस्कार दोस्तों, इमेजिन कीजिए इंडिपेंडेंस डे के दिन आप अपनी गाड़ी में बैठकर कहीं रास्ते पर सड़क पर जा रहे हैं। अचानक से आपको सड़क के साइड में एक भिखारी बैठा हुआ दिखता है। देखकर लगता है कि ये काफी इलिटरेट है, गरीब है, बेघर है और भूखा है। तभी आप अपनी गाड़ी की खिड़की नीचे करते हैं और उसे देखकर कहते हैं, आजादी मुबारक हो, आजादी के 75 साल पूरे हो गए। ये सुनकर वो आपकी तरफ देखता है और कहता है, कौन सी आजादी भाई? आप कहते हो, ऑब्वियसली ब्रिटिश राज से आजादी। 75 साल हो गए जब से ब्रिटिश राज गया है, देश आजाद है। उसका जवाब आता है, तो मैं क्या करूं, मेरा क्या मतलब इन चीजों से। आप उसे समझाते हो कि ब्रिटिश राज एक बहुत ही अनजस्ट और अनफेयर रूल था। इंडियंस को बड़े ही घटिया तरीके से ट्रीट किया जाता था, भारी टैक्स लगाया जाता था। ये अंग्रेज सारी इंडियन वेल्थ लूट कर अपने देश में ले जाते थे और बहुत से इंडियंस को बुरी हालातों में जीना पड़ता था। लेकिन अब इंडियन रूल आ चुका है, खुशी मनाओ इस चीज की। वो कहेगा, भाई मेरी हालत तो वैसी की वैसी है, ना मेरे पास कोई खाना है, ना कपड़े हैं, ना घर है, ना कोई नौकरी है। मुझे क्या फर्क पड़ रहा है ऊपर गद्दी पर सत्ता में कोई इंडियन बैठे या ब्रिटिश बैठे। मैं तो तब भी भीख मांगता और अब भी भीख मांगता हूं। दोस्तों, ऐसी डिबेट्स अक्सर सुनने को मिलती हैं जो आपको सोचने पर मजबूर करती हैं कि ये जो शब्द हैं इंडिपेंडेंस, फ्रीडम और लिबर्टी, असलियत में क्या मतलब है इन शब्दों का। इन दो शब्दों को ही ले लीजिए, स्वतंत्रता यानी इंडिपेंडेंस और फ्रीडम यानी आजादी। सुनने में एक जैसे लगते हैं लेकिन फर्क बहुत है इन दो शब्दों के बीच। क्योंकि भगत सिंह और गांधी जी की माने तो आज के दिन हमारा देश स्वतंत्र जरूर है, लेकिन आजादी के लिए अभी आगे बहुत लंबा रास्ता तय करना है। At the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom. To the average Indian, his rulers mean little. 15 अगस्त का दिन कहता आजादी अभी अधूरी है, सपने सच होना बाकी है, रावी की शपथ न पूरी। तो गरीबी से, तो भुखमरी से। I come from an India where we kicked out the British, but yet we call the government the ruling party. Long years ago, we made a tryst with destiny, and now the time comes when we shall redeem our pledge. 15 अगस्त 1947 हमारे देश को ब्रिटिश से इंडिपेंडेंस मिलता है। इसके करीब 2.5 साल बाद 26 जनवरी 1950 को इंडिया अपना खुद का कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट कर लेता है और ऑफिशियली इंडिया एक रिपब्लिक बन जाता है। फिर अक्टूबर 1951 और फरवरी 1952 के बीच में पहली इंडियन जनरल इलेक्शंस होती हैं और इंडिया को अपनी पहली डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड सरकार मिलती है। तो देश एक इंडिपेंडेंट रिपब्लिक डेमोक्रेसी बन गया। सुनकर लगेगा कि ये क्लाइमैक्स है टोटल इंडिपेंडेंस का, आजादी का। लेकिन यहां बात आती है भगत सिंह की। भगत सिंह ने अपने 1931 के पैम्फलेट में लिखा था, हमारी राय में पॉलिटिकल रेवोल्यूशन का मतलब ये नहीं कि सत्ता को ब्रिटिश के हाथों से लो और इंडियंस के हाथों में दे दो। ऐसा नहीं है। हमारा फाइनल पर्पस है यहां पर जनता के बीच में इकोनॉमिक लिबर्टी अचीव करना। सही सुना आपने, भगत सिंह अगर जिंदा रहते 1952 के बाद तक तो उनकी लड़ाई वहां खत्म नहीं होती। उनका असली मकसद था इकोनॉमिक लिबर्टी अचीव करना। और इसका मतलब क्या है ये समझने के लिए भिखारी के एग्जाम्पल पर फिर से आते हैं। आप उस भिखारी की ये सारी बातें सुनकर कहते हैं कि भाई तू कोई काम धंधा क्यों नहीं ढूंढ लेता अपने लिए, कुछ काम ढूंढ, अपने लिए पैसे कमा, सब सही हो जाएगा। जवाब में वो आपको कहता है कि मैंने सरकारी नौकरी में अप्लाई करने की कोशिश करी थी लेकिन नौकरियों की सख्त कमी है। और ये चीज हम डेटा में भी देख सकते हैं। करीब 20 दिन पहले ही सेंट्रल गवर्नमेंट ने लोकसभा को इन्फॉर्म किया था कि पिछले 8 सालों में 22 करोड़ जॉब एप्लीकेशंस रिसीव हुई थी, लेकिन सिर्फ 7.22 लाख जॉब्स दी गई थी। लेकिन ये सुनकर आप कहोगे सरकारी नौकरी के पीछे ही क्यों भागना है, प्राइवेट सेक्टर में नौकरी ढूंढ लो कोई। वो भिखारी आपसे कहेगा, साहब मेरी नौकरी लगवा दो, मैं कर लूंगा। मैंने बहुत ढूंढने की कोशिश करी लेकिन मुझे किसी ने हायर नहीं किया, कोई नौकरी नहीं मिली। फिर आप कहोगे कि भाई अपना खुद का कोई काम स्टार्ट कर लेना। फिर हमारे प्रधानमंत्री ने कहा था कि पकोड़े बेचना भी एक तरीके की एम्प्लॉयमेंट है, और अगर वो नहीं करना तो खुद से कोई स्किल सीख ले। जब स्किल्ड बनेगा तब अपने आप नौकरी मिल जाएगी कोई ना कोई। ऐसे केस में उसका जवाब आएगा, सर किसी स्किल कोर्स में एडमिशन दिलवा दो ना। फिर एडमिशन लेने के लिए भी पैसों की जरूरत होती है, मेरे पास यहाँ पर खाने तक के पैसे नहीं है, कहां से मैं किसी कोर्स में एडमिशन लूंगा या स्किल सीखूंगा। और जहां तक रही बात खुद का कोई पकोड़े का स्टॉल खड़ा करने की, तो आप मुझे बस 10,000 रुपए दे दो। खुद का धंधा शुरू करने के लिए भी कुछ स्टार्टिंग कैपिटल चाहिए होता है, इनिशियल इन्वेस्टमेंट लगानी पड़ती है। तो मैं स्टॉल खरीद लूंगा खुद का, बस मुझे 10,000 रुपए लेंड कर दो, मैं वापस कर दूंगा बाद में जब मेरा धंधा ठीक से काम करने लग जाएगा। लेकिन आप खुद से सोचोगे कि मैं बस लेक्चर दे सकता हूं, पैसे नहीं दे सकता। पॉइंट यहां पर यह है कि रियलिस्टिकली सोचो दोस्तों,
ऑप्शंस क्या बचे उस भिखारी के पास? सिर्फ दो ही ऑप्शन है देखा जाए तो, या तो वो भीख मांग ले जो वो ऑलरेडी करने लग रहा है, या फिर वो कुछ भी ना करे और भूखा मर जाए। अब क्या आप कहोगे कि उसके पास आजादी है इन दोनों में से कोई भी ऑप्शन चुनने की? या तो भूखा मरने की आजादी है या फिर भीख मांगने की आजादी है। ऐसे केस में आजादी शब्द का प्रयोग करना भी एक मजाक लगता है, क्योंकि उस भिखारी के पास कोई इकोनॉमिक लिबर्टी नहीं है। और आप शायद सोचोगे कि ऐसा असलियत में कौन इंसान होता है। तो पिछले ही साल दोस्तों नीति आयोग ने डेटा रिलीज किया था मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स पर। 3 ब्रॉड डायमेंशंस हेल्थ, एजुकेशन और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को अकाउंट में लिया जाता है, और इसके एस्टिमेट के अकॉर्डिंग बिहार में आधे से ज्यादा पॉपुलेशन एक्चुअली में बिलो पॉवर्टी लेवल है, मल्टी डायमेंशनली पुअर है। इसके बाद झारखंड में 42% करीब, उत्तर प्रदेश में 37% जनता। इतने कम पैसे कमाने का मतलब है कि खाना भी बेयरली अफोर्ड कर पा रहे हैं लोग। ऐसे केस में कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो आप उनसे कि वो किसी भी टाइप का काम धंधा ढूंढ पाए? इस पॉइंट ऑफ टाइम पर हमारी इमेजिनरी सिचुएशन में बहुत से लोग ये सुनकर तंग हो जाएंगे और सीधा जवाब देंगे, भाई तू निकल यहां से, बाढ़ में जा, मुझे क्या करना, सबकी अपनी किस्मत होती है, तेरी भी ये किस्मत है, तेरी किस्मत में ये लिखा हुआ है, मैं चलता हूं यहां से। लेकिन अब वो भिखारी आपको पकड़ लेता है, ऐसा नहीं साहब, कुछ करो मेरा, कोई नौकरी लगवा दो, कोई तो काम शुरू करवा दो, सरकार से कुछ करवा दो, मैं भी चाहता हूं अच्छे से जिंदा रह सकूं, रोटी कपड़ा मकान बिजली पानी इतना तो मेरा भी अधिकार है। आप मेरे देशवासी हो, आपने मेरे को आजादी दिवस पर बधाई दी, आपको करवाना पड़ेगा कुछ मेरे लिए। वो यहां आपसे डिमांड कर रहा है अपने राइट। अच्छा, अब उस भिखारी को आप कहते हैं कि भाई तू चिंता मत कर, कुछ ना कुछ हो जाएगा तेरा, सरकार कुछ ना कुछ स्कीम लेकर आती रहती है। अभी कुछ साल पहले ही प्रधानमंत्री मोदी ने प्रॉमिस किया था कि 2022 तक हर किसी को घर मिल जाएगा, हर घर में सारी बेसिक फैसिलिटीज होंगी। और उसके अलावा अभी 2 साल पहले ही प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना आई है, जो एक फूड सिक्योरिटी स्कीम है, वहां से जाकर अपना राशन ले ले। वो भी आपसे कहता है कि साहब इसी उम्मीद में हम बैठे हैं कि कब हमारा घर मिलेगा हमें, कब घर में सब कुछ होगा। वादे तो ये नेता लोग हर कोई करते हैं, लेकिन उनकी बातों से लगता नहीं कि उन्हें कभी भी निभाएंगे। जिस राशन स्कीम की आप बात कर रहे हैं, अभी एक नेता ने हाल ही में खड़े होकर कहा था कि प्रधानमंत्री ने फ्री फंड का खाना दिया है 80 करोड़ लोगों को और जनता को उन्हें धन्यवाद करना चाहिए। क्या प्रधानमंत्री मोदी यहाँ पर अपने पर्सनल बैंक अकाउंट से कोई पैसा दे रहे हैं क्या हम लोगों को? क्यों इस तरीके से हमें इंसल्ट किया जा रहा है? ऊपर से जब भी कोई बाकी शिक्षा बिजली पानी जैसी फ्री चीजें देने की बात करी जाती है तो 4 और नेता खड़े होकर उसके खिलाफ बोल देते हैं, कहते हैं ये क्या फ्री की रेवड़ी दे रहे हो। आप बोलोगे भाई भिखारी होकर तू सेल्फ रिस्पेक्ट की बात करता है, ये क्या मजाक है? इस पॉइंट ऑफ टाइम पर हमारी इमेजिनरी कहानी एक सीरियस मोड ले लेती है। ये भिखारी आपसे कहता है सर इस तरीके से बात मत करो, मेरी भी कोई इज्जत है, मैं फालतू में फ्री का खाना नहीं खा रहा हूं यहाँ पर। एक समय पर मैं भी नौकरी किया करता था, 14-14 घंटे धूप में लेबर की नौकरी करता था मैं, और उस नौकरी के बदले मुझे मिनिमम वेज तक नहीं मिलती थी। बस इतनी कमाई होती थी दिन की कि बेयरली मैं अपना खाना खा पाता था, अपने परिवार का पेट भर पाता था। इतनी मेहनत करके अगर सिर्फ इतना ही मिलेगा तो कहां से मैं अपने बच्चों की शिक्षा अफोर्ड कर पाऊंगा सर? कहां से मेरे पास पैसे होंगे बिजली का बिल देने के लिए, जब जीएसटी इतना बढ़ रहा है आजकल, इन्फ्लेशन में वैसे भी कहां मेरे को गुजारा चल पाएगा? ये आपसे कहता है।